I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today you will learn about chemical bonding, and this is a series of lecture, and in the first lecture you will look about why chemicals react with each other to form a chemical bond. So let's have a look on the lecture in detail. When we talk about the chemical bonding, तो chemical bonding अपने अंदर केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन समाये हुए है। केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के बिहेवियर्स को समझना ज़रूरी होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, उनकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सो वी कैन से इफ़ वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट्स, तो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत हद तक आसान हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके पीछे केमिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, दैट व्हाई एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, तो वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो एलिमेंट्स के दरमियान जनरेट होने के चांसेस होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विद ईच अदर। ठीक है, अब जिस तरह मैंने जिक्र किया, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स जो एलिमेंट्स के दरमियान भी हो सकती है, जो एटम्स के दरमियान भी हो सकती है, और वो दोनों फोर्सेस मुख्तलिफ होंगी। वो फोर्सेस जो एटम्स को आपस में होल्ड किए हुए होंगी उनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये वो फोर्सेस हैं जो एटम्स को एक मॉलिक्यूल के अंदर जोड़े हुए हैं। ठीक है, दीज फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर के केस में यहाँ पर हमें ये वाला बॉन्ड नज़र आता है, एंड दिस इज आल्सो टाइप ऑफ अ फोर्स। जिस तरह डेफिनेशन में देखा, बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स विच इज होल्डिंग टू एटम्स टुगेदर और एलिमेंट्स टुगेदर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ अ फोर्स विच इज होल्डिंग एटम्स टुगेदर। ठीक है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़े हुए और ऑक्सीजन को दूसरी हाइड्रोजन के साथ जोड़े हुए है, और ये वाली फोर्स जो है, दिस फोर्स इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में था और इन दोनों को उसकी जरूरत थी, इन दोनों ने उसको शेयर कर लिया टू कंप्लीट इट देयर ऑक्टेट्स। ठीक है, सो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज आर द फोर्सेज विच आर होल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विद ईच अदर। ये फोर्सेज जो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए होती हैं, ये फोर्सेस एक बॉन्ड रिजल्ट करती हैं, एक बॉन्ड बनाती हैं एटम्स के दरमियान, और उन बॉन्ड्स को हम आयनिक बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। इनकी डिटेल्स हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में बहुत तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि एक पूरे एलिमेंट या कंपाउंड को दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होती हैं। अब यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और वो फोर्स जो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़े हुए है, उस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने वाली फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और यहाँ पर वाटर के केस में दैट फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं, लाइक वी आर हैविंग लंडर डिस्पर्शन फोर्सेस, वी हैव डाइपोल फोर्सेस एंड मैनी मोर। वी विल स्टडी देम इन डिटेल इन द अपकमिंग लेक्चर्स। यहाँ पर वी आर कंसिडरिंग ओनली विद केमिकल बॉन्ड्स, और केमिकल बॉन्ड्स में हम सिग्मा पाई बॉन्ड्स बनेंगे, और इसके अलावा आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्सेस का हमने देख लिया, वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि एलिमेंट्स और एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो उसका एक कॉमन आंसर जो सब स्टूडेंट्स अच्छे जानते हैं वो ये है कि हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि वो अपना ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करे का मतलब क्या कि अपने वैलेंस शेल में जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसको कंप्लीट कर ले। जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके सामने पड़े नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मीट कर गई है और उसमें जो है वो स्टेबिलिटी आ गई है। अब इसकी एक एग्जांपल देखें। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी कॉमन एग्जांपल दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड बाय रिएक्टिंग अ सोडियम विद अ क्लोरीन। ठीक है, हम जानते हैं कि सोडियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड जो इन दोनों के दरमियान बनेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आउटर मोस्ट में, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और उसके नतीजे में हमारे पास सोडियम जो होगा वो कैटाइन बन जाएगा, बिकॉज उसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया और इसके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन जिसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया उसके अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन व्हाई दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ सोडियम क्लोराइड। जिस तरह हमने बात की कि हर एटम की कोशिश होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसकी जो है उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पर इसमें स्टेबिलिटी आ गई है, देन व्हाई दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ सोडियम क्लोराइड। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि एलिमेंट की स्टेबिलिटी के लिए या किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। Every molecule or every atom in this universe tends to minimize its potential energy. जितनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस की पोजीशन की वजह से उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी हाइट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये बॉल है फॉर एग्जांपल, और एक जो है वो ग्राउंड स्टेट पे है लाइक इन दिस वे। तो हम ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। ए और बी में से जो बी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। पोटेंशियल एनर्जी विल लोअर पोटेंशियल एनर्जी विल लीड्स टुवर्ड्स द ग्रेटर स्टेबिलिटी, और इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की केमिकल बॉन्डिंग के पीछे जो थ्योरी आ गई, जो केमिस्ट्री आ गई, दैट इज दैट मॉलिक्यूल्स वांट टू रिएक्ट विद ईच अदर। मॉलिक्यूल्स या एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमने सोडियम और क्लोराइड आयन की एग्जांपल जो थी उसको डिस्कस किया। अब जब कैटाइन और एनाइन बन जाएंगे तो इनके दरमियान हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स जनरेट होती है विच इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और वो इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब लेके आएगी और वहाँ तक करीब लेके आएगी जब तक इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम नहीं हो जाती। उस पॉइंट पर सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो होगा एक ख़ास किस्म का डिस्टेंस रह जाएगा बिटवीन देयर न्यूक्लियाई एट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल की, हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होती है। वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एनाइंस। ठीक है, हर एलिमेंट, हर किसी भी कंपाउंड में दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स एक हद तक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, और वो हद क्या है कि वहाँ उस पॉइंट पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अगर हम मज़ीद उनको एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से इंक्रीज करने लग जाएगी। वो पॉइंट जहाँ पर वो दोनों एनाइंस एक दूसरे के करीब आ सकते हैं विद द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पर जो उनके दोनों के बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। इसको भी हम आइंदा आने वाले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल से और ज़्यादा एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये बताना ज़रूरी है दैट वाई एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, वो क्या वजह है जो एलिमेंट्स को एक दूसरे के करीब लेके आती है एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। This is the graph between the radius and the between the distance between the nucleus, two nucleus, जिसको हम r से इंक्रीज कर रहे हैं, और ये इस तरफ को हमारे पास इंक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑन द y एक्सिस। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट कर लीजिए 0 है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पे है, और अब हम इनको दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे के करीब लेके आना शुरू हो गए हैं, और ये पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो जहाँ पर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ से ऊपर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होगी, उनको अगर मजीद एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा और मॉलिक्यूल फिर से अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ, और ये हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द केमिकल बॉन्डिंग, और दिस इज द फोर्स विच इज लीडिंग टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स present in this. So this is the type of the force which is leading towards the formation of a chemical bonds between the different atoms and molecules present in this universe. So this is all about the chemistry behind the chemical reactions. In the next lecture you will study about the types of chemical bonds. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to stay updated with the channel, and like and share my videos if you are getting from them.